हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि फटाफट चैप्टर नंबर 4 डाल दो, तो मैंने कल फटाफट सारी की सारी नोट्स बनाई पूरे चैप्टर की, एंड देन आज यहाँ पे मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाने वाला हूँ डिटेल्ड बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो गाइस आप सबको बता दूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है और मैं ये जानता हूं कि तुम में से 99% बच्चों को बहुत ज्यादा इशू है इस चैप्टर में। द रीजन इज दैट कि ये चैप्टर में बहुत ज्यादा थियरी है और आपको इतना सारा थियरी पढ़ने में कंटाल आएगा, वो मैं भी जानता हूं। तो इसके लिए गाइज आप सबको पता होगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें एक ट्रिक्स एंड टिप्स की जरूरत है, और उसी ट्रिक्स को मैं बताऊंगा जिसके थ्रू आप बिना ज्यादा पढ़े सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे और एकदम करेक्ट और एकदम एक्यूरेट आंसर आप दे पाओगे। एग्जैक्टली ठीक है, तो ज्यादा पढ़े बिना कम आंसर दे पाओगे, बट फिर भी हम इस वाली वीडियो में स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, बीच के कुछ टॉपिक्स एंड देन वो ट्रिक्स को सीखेंगे, और नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम सारे फाइलम में हम उन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि इसमें हम किंगडम, फाइलम, एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 98% ये चैप्टर का क्लास 10th साइंस 2 चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन से लिया गया है। मतलब अगर तुमने क्लास 10th साइंस 2 चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया ना, एनिमल क्लासिफिकेशन जिसका नाम था, तो समझ जाओ कि तुमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया। एकदम कट टू कट सेम चीज जो वहां है वही सेम चीज यहां भी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पहला पेज छोड़ करके बाकी सब कुछ एग्जैक्टली लाइन टू लाइन सेम टू सेम है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने एनिमल क्लासिफिकेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का सीख लिया तो समझ जाओ कि आपने यहां की भी सारी चीजें सीख ली, एकदम अच्छे से सीख लिया आपने। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं गाइस। कैसा लगा ये डिजाइन, स्टार्टिंग का पूरा डिजाइन जरूर बताना कैसा लगा। मैंने इसी पेन से या आईपैड के अंदर मैंने डिजाइन किया है। सो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा एंड माय नेम इज प्रशांत एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय आईडी इज हियर। ओके, और चैप्टर नंबर 4 है किंगडम एनिमेलिया। चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया है, इस बात को ध्यान रखना। ये चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा होता है और आप सबको आएगा भी एग्जाम में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो गाइस जैसा कि आप सबको बता दूं कि मैं कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसकी बेसिक चीजें जरूर बताता हूं। ठीक है, आई होप आप इस वीडियो को लाइक करोगे और सभी फ्रेंड्स में शेयर भी करोगे। कमेंट में बताओगे आपकी जरूरत क्या है, आपको क्या चाहिए, कैसी हेल्प करूं, सब कुछ आप लोग को मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, आप बस कमेंट करके बताना, सभी फ्रेंड्स में शेयर भी करना। ये नोट्स मैं टेलीग्राम में दे दूंगा आप लोग को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th के टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक दी हुई है, जाओ फटाफट वहां ज्वाइन हो जाओ, आप लोग को मिल जाएगा। क्लास 12th की पूरी वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी आ चुकी है, तो नेक्स्ट ईयर भी आप लोग का धमाका हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 4 एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यानी किंगडम एनिमेलिया है। एनिमल क्लासिफिकेशन ही चैप्टर है, समझो, बस किंगडम एनिमेलिया लिख दिया है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इसके पहले हमारे एक प्यारे से आर.एच. विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिनको हमने चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ा। थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि किंगडम 5 टाइप के हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया के बारे में आज हमें पढ़ना है। हमने किंगडम फंगाई, प्लांटी तो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लिया। किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा हमने चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ लिया था। किंगडम प्लांटी के बारे में आज हमें पढ़ना है, इस बात को समझ के रखना अच्छे से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया के बारे में हमें गाइस एग्जैक्टली पढ़ना है। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर आप सबको एक बात बता दूं, इस पूरे मदर अर्थ में करीबन 7 मिलियन से ज्यादा स्पेसीज प्रेजेंट है हमारे इस एनिमल की। ये नंबर कुछ और इधर हो सकता है, आप सब समझ लेना, बट 7 मिलियन से ज्यादा स्पेसीज इस दुनिया में इंसानों की
एनिमल की, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, कॉकरोच, मगरमच्छ, मछली, कौआ, बिल्ली, चूहा, सबको मिला करके 7 मिलियन स्पेसीज है। जैसे कि एक चूहे की स्पेसीज हो गई, फिर एक बिल्ली की स्पेसीज हो गई, ठीक है, फिर एक कुत्ते की स्पेसीज हो गई। तो इस तरीके से सभी की स्पेसीज इस दुनिया में हैं। ऐसी 7 मिलियन स्पेसीज इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, ठीक है, 7 मिलियन। आधे से ज्यादा तो हमें पता ही नहीं अभी कितने, अमेज़न के जंगल में तो कितने जानवर होंगे हमें मालूम ही नहीं अब तक कितने टाइप के जानवर और भी होते हैं, सोचो। तो इस बात को एकदम अपने माइंड में क्लियर करके रख लो कि 7 मिलियन स्पेसीज है। आपको लगता है कि कुछ एनिमल जो हैं प्लांट में रहते हैं, कुछ एनिमल टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड में रहते हैं, कुछ एनिमल्स हवा में उड़ते हैं। पंछी बनूं मैं तो उड़ूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। ठीक है, कुछ फिश जैसी होती है जो मछलियों में रहती हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पानी वाले एनिमल हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल लैंड में हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं। इतने सारे एनिमल की स्टडी आसान है क्या? नहीं। तो इसीलिए गाइज हमने इन सारे एनिमल को क्लासीफाई किया। क्या किया? हमने इन सारे एनिमल को क्लासीफाई किया। क्लासीफाई किस बेसिस पे किया? जैसे कि मान लो अभी एक कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जैसे कि समझो अगर मैं कहूं कि कोई एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में रहता है, पूरा बेसिक से बताऊंगा। तो अब लैंड में रहने वाले भी कैसे होते हैं? जैसे कि कुछ 4 पैर वाले हो गए, किसी को सिर्फ 2 पैर है, कोई छिपकली जैसा है, तो कोई सांप जैसा है ना। तो इन सब की अपनी अपनी स्पेसीज है। तो 4 पैर वालों को एक अलग ग्रुप बना दिया, 2 पैर वालों का एक अलग ग्रुप बना दिया। अब जैसे मेंढक भी तो रहता है ना लैंड में, तो उसका एक अलग ग्रुप बना दिया, सांप लोग का एक अलग ग्रुप बना दिया। तो ऐसा करके हम लोग ने सिमिलैरिटीज को देखा कि कौन कौन से एनिमल में सिमिलैरिटीज है और कौन कौन से एनिमल में सिमिलैरिटी नहीं है, दैट इज डिसिमिलैरिटी है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने क्या बनाए? ग्रुप्स बनाए, ग्रुप और उसके सब ग्रुप, ऐसा हमने क्रिएट किया सारे एनिमल्स को, और इस तरीके से हमने क्लासीफाई किया। तो गाइस इसी तरह हमारी क्लासिफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल डिपेंडिंग अपॉन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग एनिमल इज कॉल्ड एज एनिमल क्लासिफिकेशन। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन करना मतलब क्या? कि जो भी एनिमल में सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज हैं, इन्हीं सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज को ध्यान में रखते हुए हम ग्रुप्स और सब ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को, सिमिलर एनिमल को एक ग्रुप में रख दिया, डिसिमिलर एनिमल्स को एक ग्रुप में रख दिया। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, दैट इज डिफरेंसेस। इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं एनिमल को, और इसी को कहते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ गया अच्छे से? चलो अब हम कुछ क्वेश्चन जानेंगे जो कि आपके कैन यू रिकॉल में दिया हुआ है, आपकी बुक में कैन यू रिकॉल में दिया हुआ है। तो मैं सोचा चलो इसको पहले समझा दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? मतलब किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी एनिमल को? तो किसी भी एनिमल को, अब आपको तो 7 मिलियन एनिमल हैं, इतने सारे एनिमल्स को क्लासीफाई जो करना है, तो आपको लगता है क्या कि इतने सारे एनिमल को आप इजीली क्लासीफाई कर पाओगे? नहीं। तो किस बेसिस पे हम करते हैं? तो कभी भी याद रखना, हम कभी भी एनिमल को क्लासीफाई इस बेसिस पे करते हैं कि उनमें सिमिलैरिटीज कितनी है, उनमें डिसिमिलैरिटीज कितनी है, कौन से एनिमल सिमिलर हैं, कौन से एनिमल डिसिमिलर हैं, कौन से एक तरह के दिखाई देते हैं, कौन से एक तरह के दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, उनका फूड खाने का तरीका कैसा है, पचाने का तरीका कैसा है, चलते कैसे हैं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है ना, कौन से जगह में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैं कि एक्वेटिक हैं कि मतलब एरियल है, यानी हवा में रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये। तो उस बेसिस पे हम एनिमल को क्लासीफाई करते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, देयर लिविंग हैबिटाट, यानी कहाँ रहते हैं, एंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर, इन बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। Second question, who proposed 5 kingdom classification system? Already told you that is R.H. Whitaker is the scientist or a biologist who classified all the living organisms on the basis of 5 kingdom classification. दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं, सभी को 5 किंगडम में डाल दिया।
चाहे वो वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी हो, इनको मोनेरा और प्रोटिस्टा में डाल दिया। फिर उसके बाद जो फंगाई हैं उन्हें फंगाई में, प्लांट्स को सारे किंगडम प्लांटी में, जिसमें हमने पढ़ा था क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स, इन सब में, एंड एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में। किंगडम एनिमेलिया की स्टडी आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आर.एच. विटेकर ने क्लासिफाई किया। व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू स्टडी द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यू ऑलरेडी नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स on the basis of similarities and dissimilarities of the animals is nothing but animal classification or a classification। इतना आपको पता है। अच्छा, क्यों क्लासीफाई करना है? Why we have to classify all the animals? क्यों? आखिर what is the reason behind it to classify the animal? क्या रीजन है इसके पहले कि हम क्यों एनिमल को क्लासीफाई करते हैं? आखिर क्या रीजन है कि हम एनिमल को क्लासीफाई करते हैं? तो गाइज मैं आप सबको बता दूं कि ये आपके क्लास 10th से उठाया गया है। अगर आपको बिलीव ना हो तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। कहाँ गया भाई, इधर आजा। ये देखो, मैं आपको अभी के अभी दिखाता हूं। देखो, आपको जस्ट अभी दिखाता हूं मैं। क्लास 10th की साइंस की बुक इधर है। ये देखो, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आपके बुक में दिया हुआ है। मैंने जो उठाई, ये देखो, यहां से उठाया मैंने। बेनिफिट्स, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये आपको यहां पे समझ के रखना है। ये देखो, यहां से मैंने उठाया है बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। मैंने बोला ना 98% चीजें क्लास 10th साइंस 2 चैप्टर नंबर 6 से हैं। ये पूरा आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है। मानो या ना मानो, मेरी बात मान लो। आपके कॉलेज या आपके ऑफलाइन ट्यूशन के टीचर्स को ये बात पता ही नहीं होगी कि क्लास 10th के साइंस 2 चैप्टर नंबर 6 में एग्जैक्टली कट टू कट जो यहाँ का चैप्टर नंबर 4 है वही वहां का है। अब मैं 9वीं से लेके 12वीं तक सारे बच्चों को पढ़ाता हूं, तो आई नो ईच एंड एवरी चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट तो मेरे से पूछ सकते हो। और किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक मुझे पता है कहाँ लिखा है, किस तरह से है। आई नो एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स। ओके, तो मुझे पता है कि क्लास 10th साइंस 2 चैप्टर नंबर 6 का एग्जैक्टली कट टू कट टॉपिक हमारे यहाँ के चैप्टर नंबर 4 का है। तो मेरी बात मानो, चाहे तो तुम चैप्टर नंबर 6 पढ़ लो, आसान है क्लास 10th का, और यही यहाँ पे सारे आंसर ठोक दो। कुछ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। तो चलो यहाँ पे समझते हैं जरा एग्जैक्टली कि क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स है हमारा इंपॉर्टेंस एंड नीड क्या है। तो पहली बात तो स्टडी एनिमल बिकम कन्वीनियंट। अगर हम सारे एनिमल को क्लासीफाई करते हैं तो हम आसानी से सारे एनिमल की स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्लासीफाई किया सारे एनिमल को 3 ग्रुप्स में, एक एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले, एक लैंड यानी कि टेरेस्ट्रियल जो है, और एक हवा में रहने वाले एनिमल्स। हम इन तीनों को क्लासीफाई किया। अगर मैं एक्वेटिक की स्टडी करता हूं यानी पानी में रहने वालों की, तो इनके कैरेक्टर, इनके स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी का शेप सब सेम रहेगा ना। कैसे? देखो ध्यान से। अगर मैं एक्वेटिक एनिमल की स्टडी करता हूं, और एक्वेटिक एनिमल में 10,000 एनिमल आते हैं, एक्वेटिक वाले ग्रुप में 10,000 एनिमल आते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ही कैरेक्टर रहेगा ना कि भाई ये पानी के अंदर रहते हैं, बाहर निकालोगे तो मर जाएंगे। इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट होता है, और ये पानी के अंदर ही ऑक्सीजन लेते हैं, पानी वाला ऑक्सीजन ही ये लेते हैं। यही सेम स्ट्रक्चर रहेगा ना, सेम ही पॉइंट रहेंगे ना, सेम ही रहेगा ना। तो अगर मैंने एक्वेटिक की स्टडी कर ली तो मैंने उसके अंदर के सारे 10,000 एनिमल की स्टडी कर ली। तो इसीलिए स्टडी बिकम कन्वीनियंट। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल फ्रॉम ग्रुप्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटायर एनिमल ग्रुप। मतलब कि पूरे इंटायर एनिमल के ग्रुप की स्टडी तुमने कर ली ना, तो उसके अंदर के सारे एनिमल की स्टडी तुम कर लोगे। वही जो मैंने बताया, इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन। अब जैसे कि देखो, अभी मैंने एक्वेटिक ग्रुप के अंदर 10,000 एनिमल डाल दिए, जैसे कि फिश है, फिर ऑक्टोपस है, फिर उसके अंदर शार्क है, फिर व्हेल मछली है। तो ये सारी कितनी सारी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो इन सारे एनिमल को मैंने एक ग्रुप में रखा। अब जब मैंने रखा था तो मैंने सेम सिमिलर देख के रखा था ना स्ट्रक्चर्स। आज के वक्त में देखो तो व्हेल कितनी बड़ी हो गई, शार्क के इतने बड़े बड़े दांत आ गए, फिशेस कितनी छोटी छोटी होती जा रही हैं और बड़ी भी होती जा रही हैं। फिशेस के ही कम से कम 10-15 हजार टाइप होंगे यार दुनिया में। ठीक है, तो इतने सारे बदलाव आए ना, चेंजेस आए ना। तो हमने साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन क्लास 10th में, कि द ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि धीरे, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे हमारे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होता है, और वो चेंजेस हमें हजारों सालों में पता चलता है एनिमल में।
इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। तो एक्वेटिक ग्रुप के अंदर आज तो सिमिलैरिटीज देख के डाला था, सारे के सारे एनिमल को इस ग्रुप में रखा था। अब देखा तो ये सारे एनिमल बदल गए यार, तो ये इवोल्यूशन हुआ ना। तो सोचो हम इस चेंजेस से क्या करते हैं, पता कर पाते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं, और एनिमल को हम एग्जैक्टली ग्रेट एक्यूरेसी के साथ पहचान सकते हैं कि ये एक्वेटिक है, ये टेरेस्ट्रियल है, ये एरियल है। समझ गया अच्छे से? तो ये इंपॉर्टेंस है एनिमल को क्लासिफाई करने का। सोचो मतलब अगर तुम बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हो तो एनिमल्स की स्टडी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम दुनिया के सारे एनिमल के बारे में जानेंगे। अगर तुमको MBBS डॉक्टर बनना है तो इनकी इतनी जरूरत नहीं है, बट नीट एग्जाम के लिए इसकी बहुत जरूरत है। नीट एग्जामिनेशन में किंगडम प्लांटी से 4 से 5 6 10 क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ के रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इतना आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो एनिमल क्लासिफिकेशन बहुत आसान है, सच्ची कह रहा हूं। एक फ्लो चार्ट दूंगा, उसके थ्रू आपको सब आ जाएगा। वो फ्लो चार्ट भी क्लास 10th का है। ठीक है, तुम्हारे 11th में दिया ही नहीं है, वो फ्लो चार्ट पढ़ लोगे तो पूरा टॉपिक समझ जाएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा जो आपके टॉपिक आपके पहले पेज में दिया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। चलो यहां देखो, ये चल सभी लोग फटाफट देखो। तो क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन मैंने यहां लिख दिया है कि दिस इज फ्रॉम क्लास 10th। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये लिखा हुआ है, क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 की टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। एक जंबल करके छोटू सा पैराग्राफ है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली, अगर आपको बिलीव नहीं है ना मेरे ऊपर तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। चलो दिखाते चलूंगा मैं, ठीक है, आ जाओ। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, कहीं खो न जाए। आगे कहाँ गया? हाँ देखो यहाँ पे, ये देखो, ये पूरा पार्ट देख लो जरा ध्यान से। क्राइटेरिया यूज्ड फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th की बात कर रहा हूं। यही सेम चीज यहां पढ़ लो। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, सेल टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, बॉडी सिमेट्री। कैसा कचरा पूरा एकदम कर दिया है मैंने इसको, कितने प्यार से देखो यहाँ पे क्लासिफाई करके लिख दिया आप लोग के लिए। यहाँ देखो, तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीजें जो वहां लिखी हो, आपके टेक्स्ट बुक जरूर रीड करना मेरी नोट्स के बाद। हाँ, मैंने नोट्स एकदम क्लियर कट, नीट एंड क्लीन बनाया, आपको तुरंत समझेगा। ग्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3, सेलुलर, सेल टिश्यू एंड टिश्यू ऑर्गन। जिस बच्चे ने क्लास 10th में मेरे से पढ़ाई की है उस बच्चे को क्लास 11th में पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। अब बाकी तो फिर आप जानो क्या है। बॉडी सिमेट्री, असिमेट्रिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, तो ये 3 है। बॉडी कैविटी के अंदर असिलोमेट, सुडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। फिर जम लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक्टोडम, मीसोडम एंड एंडोडम। फिर सेगमेंटेशन के अंदर अनसेगमेंटेड एंड सेगमेंटेड। डरो मत, ये सब कुछ तुम्हारे, ये बस रिवाइज कर रहा है कि ये तुम्हारे क्लास 10th में था। देखो मैं दिखाता हूं कहां था, ये देखो यहां पे था। एग्जैक्टली आप समझना अच्छे से। यहां देखो मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली कहां गई क्लास 10th की बुक। ये देखो क्लास 10th की बुक में, देखो आ जाओ दिखाता हूं मैं फटाफट। देखो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, आई होप आपको दिख गया होगा। क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन पहला ही है ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर देखो मेरे को सब याद है किधर है। देखो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, यही है हमारा सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर। दूसरा सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो यहां पे आ गया, प्रोटोप्लाज्मिक के बाद आता है। अच्छा सेलुलर यही है, सॉरी। यहाँ देखो आगे बढ़ते हैं। फिर सेल टिश्यू ग्रेड इधर आ गया, एंड यहाँ पे देखो क्या है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किधर गया भाई? देखो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फिलहाल 4 दिया है, बट तुम्हारे बुक में 3 दिया है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में असिमेट्रिक, रेडियल एंड बायलैटरल, 3 तुम्हारे उधर भी दिया, इधर 10th की बुक है ये। फिर उसके बाद जम लेयर की बात करते हैं। तो जम लेयर में डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक था ना 11th में भी, और यहाँ तो डिटेल में दिया, वहां 11th में डिटेल में भी नहीं दिया है, क्लास 10th में उल्टा डिटेल में दिया है। और उसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर, ट्रिप्लो मतलब 3 होता है, तो इसमें मीसोडम, इक्टोडम एंड एंडोडम दोनों दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे बॉडी कैविटी मतलब सियोलम, कैविटी मतलब एम्प्टी स्पेस, सियोलम कहलाता है। तो इसके अंदर देखो 3 है, यूसिलोमेट, सुडोसिलोमेट एंड असिलोमेट। तो ये तुम्हारे बुक में एग्जैक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको आपको अच्छे समझ के चलना है। ठीक है, तो ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी, बॉडी कैविटी, जर्म लेयर, सेगमेंटेशन, ये जो पूरा आपके क्लास 11th में सिर्फ नाम लिख के दे दिया है, आपके क्लास 10th में डिटेल में समझाया है। तो इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल देन जस्ट गो टू द क्लास 10th एंड रीड each and every line. You can also watch my videos. मैंने ऑलरेडी क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 6 साइंस 2 की वीडियो बना के डाल दी है इसी चैनल में। तो आप जाना और क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक को डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से जाना और इसे पूरा अच्छे से पढ़ लेना। वहां पे मैंने ये सब कुछ समझा के दे दिया है।
तुम्हारे क्लास 11th की कोई नीड नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी इन डीप देन यू कैन गो एंड चेक आउट साइंस 2 वीडियोस। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, जाके साइंस 2 की प्लेलिस्ट ढूंढो, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया और उसमें चैप्टर नंबर 6 ढूंढ के ये वाले टॉपिक को पढ़ लो, ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाली। ठीक है, ये सारे टॉपिक को यहाँ पे याद करो, एटलीस्ट इनके नाम जरूर याद कर लो, ये सब नाम जरूर याद कर लो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेन मुद्दे पर, जो कि हमारी ट्रिक्स एंड टिप्स होने वाली है इस चैप्टर को स्टडी करने की। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने का सबसे आसान तरीका यहां पे दिखाऊंगा। जो मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा तुम बस उस पर प्लीज बिलीव कर लो, फिर तुम इस चैप्टर को इजीली खुद से भी आंसर दे पाओगे बड़े मजेदार तरीके से। तो चलिए पहले देख लो। तो सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, मान लो मैं एक बंदा हूं, सपोज आई एम अ साइंटिस्ट और अ बायोलॉजिस्ट एंड आई एम गोइंग टू क्लासिफाई ईच एंड एवरी एनिमल्स प्रेजेंट इन द अर्थ। तो अर्थ के अंदर जितने भी एनिमल प्रेजेंट हैं मैं उन सभी को क्लासिफाई करने जा रहा हूं। ओके, तो अब मैं जब पूरे दुनिया में सारे एनिमल को देखूंगा कि वाटर में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल, एरियल यानी हवा में रहने वाले इन सारे एनिमल हैं, इन सब के नाम पकड़ूंगा, इन सब के बारे में जानूंगा, इनकी स्टडी करूंगा, इन सारे एनिमल की स्टडी करूंगा। मुझे बहुत से साल लग जाएंगे, 10-20 साल लगेगा ये काम में। सारे एनिमल की स्टडी करूंगा, इतने 7 मिलियन स्पेसीज के, फिर उन सब की स्टडी करके ग्रुप बनाऊंगा। देन उस ग्रुप में सारे एनिमल के नाम डालूंगा कि ये एक्वेटिक के ग्रुप में ये एक्वेटिक वाले आएंगे, पानी वाले, ये टेरेस्ट्रियल वाले यानी लैंड वाले, ये एरियल मतलब कि हवा वाले। इस तरीके से मैं क्लासिफाई करूंगा। लेकिन एक चीज मैं सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाऊंगा, मैं दुनिया के सारे एनिमल को 2 भाग में डिवाइड करूंगा कि एक जिसको ये पीछे की हड्डी प्रेजेंट है, हड्डी मतलब बोन, जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, नोटोकॉर्ड। ठीक है, हर एक एनिमल में पीछे की हड्डी होती है, हमें भी बैकबोन है, वो एक टाइप की नोटोकॉर्ड जैसी ही समझो, उसके जैसा ही समझो, वो नहीं है, उसके जैसा ही समझो, हम इंसान है यार। ठीक है, तो एक नोटोकॉर्ड है और एक में नोटोकॉर्ड नहीं है, एक में हड्डी नहीं है, वो सिर्फ मसल से बने होते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे कि अब मेंढक की बात कर लो, मेंढक को हड्डी थोड़ी बहुत होती होगी। ठीक है, मान लो जैसे कि अर्थवर्म की बात कर लो, अर्थवर्म रहता है ना, अर्थवर्म को हड्डी होती है क्या, अर्थवर्म को हड्डी नहीं होती, तो अर्थवर्म बिना हड्डी वाला है। और वहीं मछली की बात करो तो उसको हड्डी है, तो वो मछली हड्डी वाली है। ठीक है, तो ये बात समझना। तो एक को नोटोकॉर्ड है जिसको बैकबोन या बोन है, एक को नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो इन 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो जिसको नोटोकॉर्ड है उसको हम कॉर्डेट कहेंगे और जिसको नहीं है हम उसे नॉन कॉर्डेट कहेंगे। इस तरीके से 2 एनिमल को क्लासिफाई किया गया। आप बोलोगे भैया ये तो क्लास 10th में था, वही पढ़ना है यहाँ पे। आप बोलोगे भैया ये हमारी बुक में नहीं है। ये कहाँ काम आएगा, जब आप फाइलम के अंदर पढ़ोगे उसके आंसर में काम आएगा, मेरी ट्रिक्स आपको काम आएगी। जिन बच्चों ने 10th में मेरे से पढ़ा है उन्हें वो ट्रिक्स पता होगी। ठीक है, तो कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट यहाँ पे एग्जैक्टली दिया हुआ है। ठीक है, तो जिसके अंदर पीछे की नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट है और जिसमें नहीं है वो नॉन कॉर्डेट है। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आपको बताता हूं सबसे पहले कि नोटोकॉर्ड आखिर होता क्या है। ये सब क्लास 10th से उठाया है, इसके बिना तुम क्लास 11th में पूरा वही है। बिलीव ऑन मी, सच कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। पढ़ो इसी ध्यान से, एक एक आंसर बिना ज्यादा पढ़े दे पाओगे और फुल मार्क्स मिलेंगे। चाहे तो आप अपने टर्म 1 एग्जाम में लिख के देख लेना। तो नोटोकॉर्ड इज लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अगर मेरी पीछे की बैकबोन गायब हो जाए तो मैं कैसे बैठा रहूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा नीचे। ठीक है, तो पीछे जो मेरी हड्डी है ना वो मुझे सपोर्ट करती है एंड दैट हड्डी इज लाइक रॉड स्ट्रक्चर। तो इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ये, प्रेजेंट इन द डॉर्सल साइड। अच्छा, अब आप इस चैप्टर को पढ़ ही रहे हो तो 2 चीजों को ध्यान रखना। हम अभी कैसा कहते हैं, फ्रंट है ये मेरा और ये पीछे का मेरा बैक है। तो फ्रंट एंड बैक ऐसा है ना। अब एक चीज को समझ के लो, साइंस की भाषा में फ्रंट को वेंट्रल कहते हैं, वेंट्रल, और बैक को डॉर्सल कहते हैं। समझा मैं क्या कह रहा हूं। और साइड को, साइड को लैटरल कहते हैं। समझ गया अच्छे से। इन चीजों को ध्यान रख लो, पीछे डॉर्सल, आगे वेंट्रल, साइड में लैटरल। याद रहेगा, भूलना मत कभी भी। तो हमारी बैकबोन कौन से साइड में प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में। कौन से साइड में,
डॉर्सल साइड में ऑफ द एनिमल बॉडी। तो व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द एनिमल। याद रहेगा व्हाट इज नोटोकॉर्ड? तो जिसमें ये नोटोकॉर्ड है उसे हम कहते हैं कॉर्डेट, और जिसमें नहीं है उसे कहते हैं हम नॉन कॉर्डेट। क्लियर रहेगा अच्छे से? चलो अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। सपोज मैं एक इंसान हूं और मुझे क्या है, मेरे पास यहां पर क्या प्रेजेंट है, पीछे बैकबोन है। तो मेरे पास नोटोकॉर्ड, सपोज दैट मेरे पास नोटोकॉर्ड बैकबोन पीछे की है। तो मेरा दिल किधर है? मेरा हार्ट इधर है। मेरे पास हार्ट यहां पे है। मेरा हार्ट कौन से साइड में? वेंट्रल साइड में। अगर मेरी नोटोकॉर्ड पीछे डॉर्सल है तो मेरे पास जो मेरा हार्ट है वो मेरे वेंट्रल में रहेगा। मेरा नर्वस सिस्टम कहां रहेगा? पीछे। स्पाइनल कॉर्ड कहां है? पीछे है। तो अगर मेरा नोटोकॉर्ड पीछे है तो मेरा नर्वस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड भी पीछे रहेगा और मेरा हार्ट आगे रहेगा। यही चीज यहां लिखी हुई, पढ़ के देख लो। बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। जो कॉर्डेट होते हैं ऐसे एनिमल में बॉडी नोटोकॉर्ड से सपोर्टेड रहती है। दूसरी चीज, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, आगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, नर्व कॉर्ड दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। नर्व कॉर्ड को ही स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। तो नर्व कॉर्ड यानी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। होलो मतलब इसके अंदर होल होता है, अंदर से होल रहेगा, बाहर से पाइप जैसा, अंदर से होल। ठीक है, समझा मैं क्या कह रहा हूं? इस बात को अच्छे से आप लोग को क्लियर करके चलना है। तो ये बात एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गई? कोई डाउट है आप लोगों को? बोलो जल्दी, कोई भी डाउट है क्या? आप लोग बता दो। जो हार्ट है, सुनो ध्यान से, जो हार्ट हमारा वेंट्रल में है। हार्ट हमारा वेंट्रल में है, समझो। अगर हमारे पीछे की नोटोकॉर्ड डॉर्सल में रहेगी तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी पीछे ही रहेगा। इस बात को हमारे में समझ लो। तो जिसमें नोटोकॉर्ड है उसमें ऐसा ही होता है कि जिसमें पीछे की बैकबोन है तो हार्ट आगे रहेगा और स्पाइनल कॉर्ड पीछे रहेगी। 3 पॉइंट याद कर लो, इसी वक्त याद कर लो, ये हमारे ट्रिक में काम आएगा। याद हो गई चीजें? अगर हमको नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, अगर हमको नोटोकॉर्ड पीछे की प्रेजेंट है, कैसे पता करोगे कि किसमें प्रेजेंट है? सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। अगर हमारे पीछे की नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये जो सिखा रहा हूं ना, ये काम आएगा पूरे फाइलम को पढ़ने में, पूरे चैप्टर को पढ़ने में। बस सीख लो, अगले वाले वीडियो में समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो अगर पीछे की नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हार्ट आगे, स्पाइनल कॉर्ड पीछे। 3 पॉइंट याद रखना कि कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ऑन द बैक साइड, सो हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट इज नर्व कॉर्ड प्रेजेंट ऑन द बैक साइड। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नॉन कॉर्डेट की अब बात करेंगे। तो बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब जब पीछे की बैकबोन ही नहीं है तो क्या हार्ट आगे रहेगा? नहीं। तो हार्ट कहां रहेगा? हार्ट प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड। हार्ट पीछे होता है हड्डी नहीं है तो हार्ट पीछे रहेगा। अभी पीछे हड्डी है तो हार्ट आगे आ गया, जब हड्डी नहीं रहेगी तो हार्ट पीछे रहेगा। ऐसे एनिमल में होता है। ठीक है, नर्व कॉर्ड हमारी आगे रहेगी और ये नर्व कॉर्ड उठ के आगे रहेगी, समझा? एनिमल्स में, हम एनिमल नहीं है, हम इंसान है, हालांकि एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो वेंट्रल साइड में रहेगा। फेरेंजियल गिल्स स्लिट आर अब्सेंट। अब आप बोलोगे कि ये फेरेंजियल गिल्स स्लिट यहां प्रेजेंट है, ये क्या होता है? तो जैसे कि देखो, कुछ फिशेस होती हैं, कुछ मछलियां होती हैं जो कि जिनके पास हड्डी प्रेजेंट होती है, तो ये नोटोकॉर्ड में आ गए। तो सिर्फ मछलियां यानी कि फिशेस वगैरह की बात कर रहा हूं। तो जो फिशेस या फिर मछलियां होती हैं ना, तो इनमें फेरेंजियल गिल्स स्लिट होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूं कि एक मछली का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है, ये मछली है, तो इसके यहां पे एक ऐसी लाइन आपने देखी होगी, दिस लाइन इज नथिंग बट फेरेंजियल गिल्स स्लिट। समझा मैं क्या कह रहा हूं? इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। अब हर दुनिया के ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, मतलब एक्वेटिक वालों को। तो ये पानी के अंदर कैसे ऑक्सीजन लेंगे? तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ना, इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल ये करते हैं। तो ये फेरेंजियल गिल्स स्लिट के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं हमारी मछलियां। तो फिशेस भी, उनके पास भी नोटोकॉर्ड है, मतलब वो कॉर्डेट के अंदर आएंगे, और जब कॉर्डेट के अंदर आएंगे तो उनके पास फेरेंजियल गिल्स स्लिट आर प्रेजेंट। समझा? बट नोटोकॉर्ड में ऐसा पीछे का नोटोकॉर्ड ही नहीं होता, इनमें फेरेंजियल गिल्स स्लिट नहीं होती है। चलो अब एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं। देखो यहाँ पे नोटोकॉर्ड, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एक मछली के अंदर। देखिए यहाँ पे नोटोकॉर्ड है,
इसके बैक साइड में देखो यहाँ पे नर्व कॉर्ड है और बाकी तो मसल्स हैं। टेल फिन ये एनस है, ये गिल्स स्लिट ये माउथ है। समझा अच्छे से? समझ ले, एक मछली ऐसे बनाया, एग्जाम्पल है कॉर्डेट का। चलो, तो अब आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट क्या होता है। दुनिया के सारे एनिमल दो ही पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक को जिसको नोटोकॉर्ड है उसे कॉर्डेट, उसके पास पीछे रहेगा कॉर्डेट नोटोकॉर्ड, आगे हार्ट, पीछे स्पाइनल कॉर्ड, और एक नॉन कॉर्डेट। जो नॉन कॉर्डेट है उसमें पीछे का नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा, तो हार्ट आगे नहीं रहेगा, पीछे रहेगा, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आगे रहेगा, सब उल्टा। समझा क्या बोल रहा हूं? तो ये नॉन कॉर्डेट की बात हो गई। आई होप आपको ये कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के तीन पॉइंट मिनिमम याद हो गए होंगे। मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड है, पीछे होता है वो पक्का, और हार्ट हमारा आगे रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड पीछे रहेगा डॉर्सल में। तो जो नॉन कॉर्डेट है जिसमें नहीं प्रेजेंट है हमारा नोटोकॉर्ड, उसमें हार्ट पीछे, स्पाइनल कॉर्ड आगे, और नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं, फेरेंजियल गिल्स स्लिट भी नहीं रहेगा, और कॉर्डेट में फेरेंजियल गिल्स स्लिट रहेगा। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? ये 4 पॉइंट याद कर लो, हम सारे फाइलम में इस आंसर को ठोक सकते हैं, बताऊंगा मैं आगे, रुको। ठीक है, अब मेन आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर में। आप बोलोगे ये फ्लो चार्ट क्यों सिखा रहे हो? गाइस बिलीव ऑन मी, अभी के अभी क्लास 11th की चैप्टर नंबर 4 की बुक खोल लो और शुरुआत से देखना चालू कर देना। ये जितने भी फाइलम यहां से लेके 10 तक दिए हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिंथस, एस्केल्मिंथस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मॉलिस्का, एक्टिनोडर्मेटा, 10th हेमिकॉर्डेटा, ये सारे के सारे 10 फाइलम, और यूरोकॉर्डेटा, ये लास्ट में देखना, सेफलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, अंदर के सारी क्लासेस, ये सब तुम्हारे बुक में यही चैप्टर है। मतलब ये फ्लो चार्ट ही पूरा चैप्टर है। इसके एक एक लाइन, जैसे पोरीफेरा की बात करता हूं तो पोरीफेरा का एक टॉपिक है, नाइडेरिया की एक टॉपिक है, ऐसे यूरोकॉर्डेटा का एक टॉपिक है, ऐसे सबका टॉपिक है, एम्फीबिया का एक टॉपिक है, एव्स का एक टॉपिक है, वर्टिब्रेटा का एक टॉपिक है, सबका अपना अपना एक टॉपिक है, फाइलम कॉर्डेटा का एक टॉपिक है। तुम्हारे इसी चैप्टर, यही फ्लो चार्ट का मतलब ही पूरा बुक है, पूरा चैप्टर है। इस फ्लो चार्ट को याद कर लिया तो पूरा चैप्टर का सीक्वेंस समझ जाएगा। पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, जाके चाहे देख लो, मैंने उसको और अच्छे से मॉडिफाई करके नोट्स बना के दिया है आप लोग को। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को ध्यान से देखो, मजा आएगा। नेक्स्ट वाली वीडियोस में चुटकी बजा के चैप्टर खत्म करेंगे, बहुत आसान है, ट्रिक्स तो बता ही रहा हूं, बस पहले इतना याद कर लो, ये जो करा रहा हूं इसको कर लो पहले, फिर मजा आएगा करने में। अब आपको दूसरा काम करना है, इस फ्लो चार्ट को याद करना। ये दूसरा काम है आपको, इस फ्लो चार्ट को याद करना। पहले तो आपने ये पढ़ लिया, डन, फाइन, थैंक यू सो मच। अब आप इसको पढ़ लो। क्या करोगे? किंगडम एनिमेलिया हमारे पास है, किंगडम एनिमेलिया हमारे पास है, और किंगडम एनिमेलिया में 2 टाइप के सब किंगडम होते हैं। एक होता है सब किंगडम नॉन कॉर्डेट जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, और एक होता है सब किंगडम कॉर्डेट जिसके पास नोटोकॉर्ड है। जो चीज मैंने यहां पे बताई वही है वहां पे, क्योंकि दुनिया के सारे किंगडम एनिमल को 2 ही सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। दैट इज सब किंगडम, एक जिसके पास नोटोकॉर्ड है यानी हड्डी है, जिसके पास नहीं है वो नॉन कॉर्डेट है। तो दोनों को, एक तो सब किंगडम नॉन कॉर्डेट और एक सब किंगडम कॉर्डेट, 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है। हमारे सारे के सारे किंगडम एनिमेलिया सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सब किंगडम नॉन कॉर्डेट एंड सब किंगडम कॉर्डेट, 2 पार्ट में ही डिवाइडेड है। इस बात को आप सबको समझ के रखना है अच्छे से। क्लियर हो गई मेरी बातें? ओके, तो सब किंगडम जो नॉन कॉर्डेट है, इनके पास तो नोटोकॉर्ड नहीं होता, इनका हार्ट भी पीछे रहता है, स्पाइनल कॉर्ड इनकी आगे रहती है, अभी सिखाया था ना, यानी नर्व कॉर्ड आगे रहती है। समझा? और जो सब किंगडम कॉर्डेट हैं, इनमें हम भी आते हैं, हम इंसान भी, बट अभी नहीं, हम इंसान वर्टिब्रेटा के अंदर मैमेलिया में आएंगे, आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, मतलब हम वर्टिब्रेटा के अंदर पहले फाइलम कॉर्डेटा, देन वर्टिब्रेटा, देन मैमेलिया, मैमेलिया के अंदर हम इंसान आते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया की अगर बात करते हैं, और इसी चैप्टर के बाद मैमेलिया पढ़ेंगे ना जब हम इस चैप्टर के लास्ट में, तो मैमेलिया पढ़ने के बाद हम फिर अपना एनिमल का, हम इंसानों की स्टडी शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 देखो जरा जाके, सेल बायोलॉजी रहेगा आपको। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? सेल बायोलॉजी ना, इंसानों की स्टडी चालू। आप डॉक्टर बनना शुरू हो गए धीरे धीरे, अभी तो आप डॉक्टर नहीं बन रहे हो। चैप्टर नंबर 4 तक आप दुनियादारी पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा लिविंग वर्ड कैसे रहते हैं, लिविंग कैसे होते हैं, दूसरे में सिस्टम क्या है इनका, तो तीसरे में प्लांट के बारे में पढ़ा, चौथे में एनिमल कितने कितने टाइप के होते हैं, और फिर 5वां चैप्टर से इंसानों की स्टडी शुरुआत। फिर आप बोन्स के बारे में पढ़ोगे, हार्ट के बारे में पढ़ोगे, ऑर्गन, स्किन, आंखें, कान, नाक, दुनियादारी सब पढ़ोगे।
ठीक है, समझो कैसे चैप्टर बनाया गया है। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर किस तरीके से, इंट्रोडक्शन है अर्थ में रहने वाले प्राणियों का, फिर चैप्टर नंबर 5वें में इंसानों की स्टडी शुरू, तो पूरा बायोलॉजी में फिर इंसानों की स्टडी शुरू हो जाएगी। तो सब किंगडम नॉन कॉर्डेट की बात करते हैं। सब किंगडम नॉन कॉर्डेट वो है जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, और इसके अंदर 10 फाइलम आते हैं। देखो बच्चा, आपको एक बात बताता हूं, एग्जाम में इन 10 फाइलम और ये एक यहां पे एक फाइलम है, टोटल 11 फाइलम होते ही हैं। और इन 11 फाइलों में कोई एक फाइलम आपको एग्जाम में पक्का पूछेगा 2 से 3 मार्क्स के लिए लिखने के लिए, विद प्रॉपर एग्जाम्पल एंड डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा आपको। या तो इनमें से कोई एक, या तो इनमें से कोई एक। यहां पे सब किंगडम कॉर्डेट के अंदर सिर्फ एक ही फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा, और सब किंगडम नॉन कॉर्डेट के अंदर पूरे 10 फाइलम है। इस बात को समझ लो अच्छे से। तो इन 11 फाइलम में से कोई भी एक फाइलम पक्का पूछेगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे समझोगे। आपके 3 पॉइंट फिक्स हो गए, लिख देना एग्जाम में, ठोक के लिख दो, फुल मार्क्स, कोई टेंशन नहीं। जो ये हमारे 10 फाइलम हैं, ये जो हमारे 10 फाइलम है ना, ये पूरे के पूरे जो हमारे 10 फाइलम हैं, ये 10 फाइलम कौन है? मतलब देखो 11 फाइलम टोटल होते हैं। 11 फाइलम में से फाइलम कॉर्डेटा को याद कर लो। फाइलम कॉर्डेटा सिर्फ सब किंगडम कॉर्डेट के अंदर आता है, बाकी सब कहां आते हैं? नॉन कॉर्डेट में। बाकी सब नॉन कॉर्डेट में। और नॉन कॉर्डेट क्या है? जिसके पास पीछे की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, दैट इज पीछे नोटोकॉर्ड नहीं होता। यानी कि हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट ऑन द फ्रंटल साइड, फेरेंजियल गिल्स स्लिट इज एब्सेंट। 3 पॉइंट फिक्स। इनमें से किसी का भी पूछ लो, 3 पॉइंट फिक्स, एक्सेप्ट हेमिकॉर्डेटा, आगे बताऊंगा। ठीक है, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो इनमें से किसी का भी पूछ लो, सब किंगडम नॉन कॉर्डेट कैसे लिखोगे? मान लो पूछ लिया नाइडेरिया के बारे में बताओ, डिस्क्राइब नाइडेरिया विद प्रॉपर एग्जांपल। अभी तो पढ़ा ही नहीं, तो एग्जांपल को मारो गोली, आगे पढ़ेंगे। नाइडेरिया के बारे में लिखना, क्या लिखोगे? लिखने का, नाइडेरिया इज अ फाइलम comes under subkingdom non-chordate. Cnidaria is a phylum which belongs to kingdom Animalia. Second point. Cnidaria, we all, ऐसे लिखने का, we all know that, third point, we all know that Cnidaria belongs to subkingdom non-chordate, hence notochord is absent in this. Okay? And fourth point, if notochord is absent, then there is no pharyngeal gills slit. पांचवा point, if there is notochord is absent, then heart is present on the dorsal side. छठा point, if there is notochord is absent, then spinal cord is present on the ventral side. 6 point के मालिक बन गए तुम। This is a trick. इसको याद करने इसीलिए कहा था, पागल कुत्ते ने मुझे नहीं काट रखा है। समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आया क्या? चिल्लाने दो, सॉरी। समझा क्या बोल रहा हूं? याद रखना इस चीज को। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से ध्यान से दिमाग में बिठा लो, अच्छे से अपने एकदम माइंड में। क्लियर है बातें मैं जो कह रहा हूं? क्लियर है क्या? यस माय डियर फ्रेंड्स। तो सोचो, आप किसी भी फाइलम के आंसर में लिख सकते हो। आप एग्जाम में लिख के देखो ना, आप एग्जाम में लिखो ना, कौन है जो नंबर काटेगा आपका। मैं देखता हूं जरा कौन नंबर काटता है, कौन सा गलत बता रहा हूं। सारे के सारे फाइलम नॉन कॉर्डेट में आते हैं, और नॉन कॉर्डेट के कैरेक्टर है ना ये सारे के सारे, तो क्या गलत है क्या? बताता हूं ना कौन है। कोई नंबर नहीं काट सकता, लिख के देख लो चाहे एग्जाम में, और नहीं भी लिखोगे तो पढ़ लो। मेरा क्या जाता है, पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मैं कि इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं, पढ़ो जाके पूरा। मेरा क्या है, याद करो बैठ के। अब ये पहली ट्रिक कामयाब हो गई, इसको याद कर लो। तो मतलब यार फाइलम कॉर्डेटा के अलावा कुछ भी पूछा ना, वो सब नॉन कॉर्डेट में आएगा। तो इनका नाम ही याद मत करो, छोड़ो मारो गोली, इनका नाम ही मत याद करो। ठीक है, मतलब क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा एक याद कर लो, फाइलम कॉर्डेटा के अलावा कोई भी फाइलम पूछ लिया तो वो पक्का नॉन कॉर्डेट के अंदर आता है। और नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड है ही नहीं, हार्ट पीछे ही रहेगा, फिर तो स्पाइनल कॉर्ड आगे रहेगा, फेरेंजियल गिल्स स्लिट भी नहीं रहेगी। तो 4 पॉइंट तो फिक्स हो गए हमारे, डंडा किसी में लिख दें। और वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, क्या तुम बोलोगे भैया सब में यही लिखेंगे क्या? थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, साइकोलॉजी। अरे बेटा, क्या सारे फाइलम पूछेगा एग्जाम में? कोई एक ही पूछेगा ना, तो एग्जाम में एक ही आंसर लिखना रहेगा ना। 3 थोड़ी फाइलम पूछ लेगा, तो फिर तुम सेम आंसर चिपकाओगे तीनों में? नहीं, एक ही बेटा पूछेगा। समझ लो भाई। अरे दोस्तों, कहां हो, दिमाग है तुम्हारा? एक ही पूछेगा एग्जाम में, लॉजिक। इसे कहते हैं साइकोलॉजी स्मार्ट वर्क। ऐसे चैप्टर को चिंदी बनाने का तरीका यही है। एक ही क्वेश्चन पूछेगा, और एक क्वेश्चन का आंसर तो उसको लिख सकते हो, 2 पूछेगा तो सेम होगा ना, 2 पूछता ही नहीं एक चैप्टर से, एक ही पूछेगा। रे भाई समझा? ध्यान रखने का, थोड़ा लॉजिक लगाया करो यार। बुद्धि कहाँ है तुम्हारी? घास चरने मत भेजो। समझा ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ गया अच्छे से? यस माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें से सिर्फ एक ही पूछेगा,
और एक के आंसर 4 लाइन लिख दिया तुमने। अभी और बताता हूं, ट्रिक थोड़ा बाकी है, सबर करो जरा, सबर का फल मीठा होता है। अब जरा तुम सारे लोग यहाँ पे समझ के लो, आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जरा यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये हमने पूरा पहला ट्रिक सीख लिया, मतलब हमने पहले ये याद किया था और फिर हमने सारे फाइलम के बारे में पढ़ा। यही सारे फाइलम की हमें टेक्स्ट बुक में स्टडी करनी, थोड़ा सबर करो, रुको बताऊंगा मैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ। अब देखो मैं आपको बताता हूं, सेकंड ट्रिक इसके ऊपर बेस्ड है, बिलीव ऑन मी, सच्ची। इसका नाम आपको पूरा याद करना पड़ेगा। मतलब कि क्राइटेरिया कितने हैं? 5 क्राइटेरिया हैं। पहला ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जम लेयर, सेगमेंटेशन। ये सब क्या होता है क्लास 10th में हमने पढ़ा था। अब मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं इतना सारा नहीं बताने वाला, वो 3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा और तुम्हारी बुक में भी नहीं दिया है, क्लास 11th में भी नहीं दिया है। तो ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक क्लास 10th में पूरा डिटेल में दिया है। सोचो क्लास 10th में डिटेल में दिया है। तो ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 3 टाइप, सेलुलर, सेल टिश्यू, टिश्यू। बॉडी ऑर्गन के 3, असिमेट्री, रेडियल, बायलेटरल। बॉडी कैविटी के 3, असिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट। देन जम लेयर के 2, ट्रिप्लो, ट्रिप्लो एंड ट्रिप्लो के 3, एक्टो, मीसो, एमो, एंडो। सेगमेंटेशन, अनसेगमेंटेड एंड सेगमेंटेड। इस तरीके से 2 तुमको पूरे के पूरे ये 5 टाइप हैं। ये पांचों के नाम याद कर लो, ये याद कर लो। कसम से कहता हूं, जो आंसर तुम लिख पाओगे ना एग्जाम में, कोई नहीं लिख पाएगा। तो टेक्स्ट बुक के पूरे 20 पेज याद करने से अच्छा ये याद करना है कि नहीं है? बताओ, सिर्फ ये याद कर लो, सच्ची कह रहा हूं, पूरे क्वेश्चन के आंसर लिख पाओगे। 3 चीजें सिर्फ इस चैप्टर को खत्म करा देंगी। पहला ट्रिक जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, दूसरा ट्रिक ये जो अभी ये पूरा याद कर लो, नाम पर इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं, कितने क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये याद कर लो। और तीसरा, हर एक फाइलम के 2-2 एग्जाम्पल, बस। बिलीव ऑन मी, सच्ची कह रहा हूं, पूरे फाइलम के आंसर चिंदी तरीके से लिख पाओगे। ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो ये कर लिया ना। तो सबसे पहले हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर तुम ये पढ़ लोगे। ये पढ़ने के बाद सीधा चले आओ इस फ्लो चार्ट में। आप बोलोगे भैया ये सब बताओ ना, ये सब कब बताओगे? सबर करो ना, ये तो चिंदी है, तुम्हारा पहला पेज है वो, इसको आ जाओ। ये क्लास 10th में था। अब अगर एग्जाम में पूछ लिया फाइलम पॉरीफेरा के बारे में समझाओ, तो फाइलम पॉरीफेरा के बारे में क्या लिखोगे तुरंत? ये फाइलम कॉर्डेटा है क्या? नहीं, मतलब ये नॉन कॉर्डेट में आता है। तो फाइलम कॉर्डेटा, ये नॉन कॉर्डेट। कैसे लिखोगे? दिस फाइलम बिलोंग्स टू सब किंगडम नॉन कॉर्डेट। पहला लाइन खत्म। दूसरा पॉइंट, इन दिस फाइलम देयर इज absence of notochord, so that heart is present on the dorsal side, spinal cord present on the ventral side। समझा अच्छे से? pharyngeal gill facility is absent। 4 लाइन हो गई। अब आगे की 5वीं लाइन कहां से लिखोगे? तो पॉरीफेरा बिलोंग्स टू बॉडी कैविटी असिलोमेट। बॉडी कैविटी असिलोमेट, समझा? असिलोमेट, क्लास 10th। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? इस बात को समझो। समझा नहीं सकता, बहुत टाइम जाएगा। क्लास 10th में पूरा बताया है, जाओ क्लास 10th की वो वीडियो देख लो। इतना तो कृपा कर दो मेरे ऊपर। अब 3 घंटे की वीडियो अभी देखोगे तो मेरा हाल क्या होगा? मेरा मर जाऊंगा मैं। 10 घंटे का वीडियो बनेगा ये चैप्टर का फिर, ठीक है। तो क्लास 10th के साइंस 2 में बताया है, सिर्फ जाके सिर्फ देख लेना है। मैंने वहां पर टॉपिक डाल रखा है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीधा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, 2 मिनट में मिलेगा, ठीक है। तो पॉरीफेरा, बस टेक्स्ट बुक बगल में 10th की रख लेना, तब पढ़ना। असिलोमेट, बॉडी कैविटी कैसे लिखोगे? 5th पॉइंट, देयर इज द एनिमल्स बिलोंग्स टू पॉरीफेरा हैज अ बॉडी कैविटी ऑफ असिलोमेट। 5th पॉइंट, हैविंग बॉडी सिमेट्री ऑफ असिमेट्रिक बॉडी सिमेट्री एंड दे बिलोंग्स टू सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। 7वां पॉइंट, पॉरीफेरा का एग्जांपल है स्पॉन्जी। 7 पॉइंट और एक एग्जांपल स्पॉन्जी। स्ट्रक्चर बनाने आएगा तो और अच्छी बात है। सोचो 7 पॉइंट लिखने के बाद कौन है ऐसा जो तुमको मार्क्स नहीं देगा? और जाओ पढ़ लो टेक्स्ट बुक में पॉरीफेरा के अंदर की सारी लाइनें। अगर 25 लाइन लिखा है तो क्या 25 लाइन लाइन टू लाइन एग्जाम में लिखोगे? नहीं, उनमें से 15 से 7-8 लाइन ये जो मैंने बताई है तुम्हारे बुक में लिखी मिलेगी। जाओ देख लो। विश्वास ना हो तो इसी वक्त दिखाऊंगा तुम्हें, जिससे कि तुम बिलीव करो यार, नहीं तो तुम बोलोगे कुछ भी बता रहा है बंदा। देखो अभी दिखाता हूं तुम्हारा, यही है ना, कहां गया फाइलम पॉरीफेरा? देखो यहां पे देखो, सबसे पहली बात एग्जाम्पल स्पॉन्जी। दूसरी चीज दे आर असिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री, बताया था ना बॉडी सिमेट्री असिमेट्रिक होती है। तीसरी चीज, आगे पढ़ते जाओ, रुको बताता हूं आगे चल के, आगे 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 देखो यहाँ पे, हाँ बॉडी कैविटी देखो यहाँ पे प्रेजेंट है। देन उसके बाद बताता हूं, और देखो और कहाँ गया, नीचे भी रहेगा, देखो यहाँ पे, आगे बढ़ो।
बॉडी एनिमल सपोर्टेड टू कैल्सियस एंड स्पॉन्जिस फाइबर्स। ये जो भी यहाँ पे दिया ये सब तुमको पढ़ना है तो पढ़ते जाओ, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, वरना मत पढ़ो। इतना सारा पढ़ के कुछ फायदा होने नहीं वाला, मिलने नहीं वाला कुछ भी इससे, ठीक है। तो ये सारी की सारी बॉडी सिमेट्री, सर्कुलर सिमेट्री सारी की सारी यहाँ पे दी हुई है। एग्जैक्टली चीजों को आपको समझते चलना है। तो ये सब कुछ आपको बुक में दिया हुआ है, जो मैंने बताया है उसी सेम चीज को बुक में लिख के आना। सच कह रहा हूँ, कोई मार्क्स आपका नहीं काट सकता, फुल मार्क्स मिलेंगे, बिलीव ऑन मी, सच्ची बता रहा हूँ, एकदम सही सही, ठीक है। तो इन बातों को एकदम समझ के रखो। ये फ्लो चार्ट पूरा याद कर लो। मतलब प्लैटीहेल्मिंथस का पूछा तो प्लैटीहेल्मिंथस में बॉडी कैविटी असिलोमेट, बॉडी सिमेट्री असिलोमेट के बाद कौन सा है, बायलेटरल, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 3 पॉइंट यहाँ पे, 4 पॉइंट अपने नॉन कॉर्डेट वाले। तो फिक्स हो गए ना, फिक्स हो गए ना 7 पॉइंट। और एग्जाम्पल एक एक याद कर लेना, काम खत्म, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आपका। तो ये ट्रिक है, 3 पॉइंट यहां से और 4 पॉइंट यहां से और एक एक एग्जाम्पल। बस ये फ्लो चार्ट पढ़ लेना तो समझेगा कि आखिर क्या कर रहे हो, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया है। अब चलो तुम्हारे बुक के पहले पेज की थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, और कल से हम फाइलम की स्टडी करना चालू करेंगे, मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो से। तो एनिमल बॉडी प्लान, मतलब एनिमल की बॉडी की प्लान कैसी होती है, मतलब कैसे एनिमल की बॉडी आखिर बनी होती है। पूरे दुनिया में जो 7 मिलियन स्पेसीज प्रेजेंट है एनिमल की, उन सारे एनिमल की बॉडी किस तरीके से, किस बेसिस पे बनाई गई है। तो एनिमल बॉडी प्लान आखिर क्या है, तो 3 प्लान है, सेल एग्रीगेट प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये 3 मार्क्स को एग्जाम में पक्का पूछता है, ठीक है, ये पक्का एग्जाम में आता है। तो सेल एग्रीगेट प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, एक एक चीज को बहुत डिटेल में बताया है, क्योंकि ये जो टाइप यहाँ पे लिखा है ना मैंने, इसका आगे भी जरूरत है चैप्टर नंबर 5 में, 6 में, 7 में, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। मैंने जैसे कि अब देखो, डाइजेशन, इंजेशन एंड इजेशन, ये तीनों का मतलब तुम जानते हो क्या, नहीं जानते हो। और आप जाके पढ़ लो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, क्लास 11th की बुक खोलो, पहला पेज, उसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के अंदर तुम डाइजेशन, इजेशन और इजेशन पढ़ोगे, ठीक है। इंजेशन, इजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन, इंजेशन एंड इजेशन, ये तीनों बुक में लिखा हुआ है, बट आपको पता ही नहीं क्या मीनिंग होता है। मैंने तीनों का मीनिंग देखो ब्लैक कलर में डिटेल में लिख के दिया है। चलो पढ़ते हैं। तो एनिमल बॉडी प्लान पहला है सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट प्लान के हिसाब से क्या है कि जो सेल होते हैं, अब सभी की बॉडी सेल से बनती है, 20 बार बता चुका हूं, या तो यूकार्योटिक सेल या तो प्रोकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड रहे, यानी कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर रहेगा। तो सेल डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन्स, जो सेल होते हैं वो टिश्यू या ऑर्गन्स को फॉर्म ही नहीं करता। मतलब कि जो सेल एग्रीगेट प्लान के हिसाब से उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है ना, तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से बनता है ना, तो वो कभी भी ऑर्गन या टिश्यू का फॉर्मेशन ही नहीं करते। सेल एग्रीगेट प्लान से जो भी बॉडी बनाते हैं, ऐसी प्लानिंग से जो बॉडी बनाते हैं। फाउंड इन पॉरीफेरा, जो पॉरीफेरा होते हैं उनमें कभी भी ऑर्गन नहीं होता। पॉरीफेरा फाइलम है, नोटोकॉर्ड के नॉन कॉर्डेट के अंदर आता है, नॉन कॉर्डेट के अंदर आता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगा, ठीक है। सब किंगडम नॉन कॉर्डेट में आएगा, ठीक है। और कुछ बचा, हार्ट पीछे, स्पाइनल कॉर्ड आगे, ठीक है। चलो, तो फाउंड इन पॉरीफेरा, तो सेल एग्रीगेट प्लान के हिसाब से, इस प्लान के हिसाब से जो बॉडी बनाएंगे उनके अंदर टिश्यू और ऑर्गन नहीं होगा। अब नेक्स्ट ये देखो, यहां पे देख लो अच्छे से, इनकी बॉडी देख लो कैसी है, ऐसी है। सेकंड है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। पहले बता दूं कि जो हमारा फाइलम नाइडेरिया है, आई होप आपने इसको पूरा याद कर लिया होगा। तो फाइलम नाइडेरिया एंड देन पॉरीफेरा। तो फाइलम जो नाइडेरिया है, तो यही उसी के बेसिस पे यहां पे दिया हुआ है कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब ये सैक क्या होता है ना, ये सब बताऊंगा। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड मतलब क्या है, अंधा। अब आप बोलोगे अंधा यहां से कहां से आ गया, सब्र करो। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ऐसे बॉडी प्लान वाले ऑर्गेनिज्म जो इस हिसाब से ब्लाइंड सैक वाली प्लानिंग करके अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो नाइडेरिया होता है। नाइडेरिया फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा है ना, हाइड्रा नाइडेरिया का एग्जाम्पल है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। तो हाइड्रा फाइलम नाइडेरिया को फॉलो करता है। मतलब फाइलम नाइडेरिया, फाइलम मतलब एक डिवीजन होता है, एक सेक्शन, ठीक है, एक सेक्शन है। जैसे किंगडम बड़ा सेक्शन, उसके अंदर सब सेक्शन, सब किंगडम हो गया, फिर फाइलम, फिर डिवीजन, फिर क्लास, ऐसे सेक्शन सब सेक्शन बनाए गए हैं सारे एनिमल को रखने के लिए। जैसे अब हम मैमेलिया हैं, तो मैमेलिया वर्टिब्रेटा में आता है, देखो दिखाया ना यहाँ पे,
मैमेलिया हैं हम। तो मैमेलिया, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा फाइलम कॉर्डेटा जिसको हड्डी होती है, सब किंगडम कॉर्डेट एंड किंगडम एनिमेलिया। समझा? तो ऐसे हम खुद आते हैं। तो यहां पे जरा देख लो अच्छे से। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, इस प्लान के हिसाब से जिनके बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है वो नाइडेरिया फाइलम के अंदर आते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रेड में लिखा है ये मेन लाइन है, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन ही है, इसके अंदर तुमको यही एग्जाम में लिखना है। जो मैंने ब्लैक में लिख रखा है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से, मेरे लिखने का तरीका समझ लो। जो ब्लैक में लिखा होता है समझो वो मेरा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर बेसिक है। जो रेड में लिखा है वो ब्लाइंड सैक के पॉइंट हैं, वही एग्जाम में लिखना है। तो बॉडी इज लाइक अ सैक विद अ सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग मतलब जहां से खाता है वहीं से निकालता है ठीक है, तो बॉडी इज लाइक अ सैक। सैक मतलब पाउच, एक मतलब उसके अंदर खाना भी और उसी में जो निकालता है वो भी भरा रहेगा, एक पाउच। तो सैक मतलब एक पाउच एंड कैविटी होती है। कैविटी मतलब एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह। पाउच के अंदर खाली जगह ही तो रहती है। तो सैक मतलब समझा। ब्लाइंड मतलब यही है कि उसको पता ही नहीं कि कहां से निकालना और कहां से डालना है तो बॉडी इज लाइक अ सैक विद अ सिंगल ओपनिंग। इसके लिए 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन, इंजेशन और ईजेशन। 3 टाइप के प्रोसेस हैं। चलो देखते हैं कि जो डाइजेशन होता है वो कहां होता है। तो ग्रीन में लिख के दिया है, कैरीड आउट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो पाउच है उसमें डाइजेशन होता है इन ऑर्गेनिजम्स में। यहां पे जैसे कि पाउच दिख रहा है, इनमें डाइजेशन होता है। और जो इंजेशन है और ईजेशन है ये क्या होते हैं बताऊंगा, तुम्हारे बुक में सिर्फ इतना ही लिखा है, बट मैंने ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाल के यहां लिखी है। तो इंजेशन और ईजेशन क्या होता है, दीज टेक्स प्लेस थ्रू सेम ओपनिंग। जो इंजेशन है और ईजेशन, पहले मैं तीनों के बारे में बता दूं कि आखिर क्या है, फिर मैं बॉडी सैक में आता हूं। तो डाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उस बॉडी के अंदर जो भी खाना हमारे अंदर जाता है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में होता है। चबाते हैं वो ठीक है, बट बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में जाता है यहां से यहां तक। तो उसके अंदर यहाँ पे लार्ज इनसॉल्युबल फूड जो रहता है, इनसॉल्युबल। अब चावल खाते हो तो क्या वो सॉल्युबल है, पानी में घुलेगा क्या? नहीं। तो उस इनसॉल्युबल फूड को हमारे अंदर का प्रोसेस जो डाइजेशन है वो उसे तोड़ तोड़ के सॉल्युबल बना देता है। तो जब तुम सुबह चावल खाते हो और जब दूसरे दिन सुबह निकाल के आते हो तो वो कैसा रहता है ठीक है, तो पहले जब तुम चावल खाते हो तो वो इनसॉल्युबल रहता है, जब निकाल के आते हो तो वो पूरा एकदम मलाई बन जाता है तो वो क्या किया वहां पे, तो वहां पे ऐसे इनसॉल्युबल फूड को सॉल्युबल में कन्वर्ट कर दिया ना, है ना ठीक है। फिर इंजेशन की अब बात करते हैं। तो इंजेशन में क्या होता है कि टेकिंग फूड, ड्रिंक और एनी सब्सटेंस इनटू बॉडी बाय सॉल्विंग, स्वेलिंग मतलब निगल जाता है। जैसे कि कैसे एक सांप होता है, सांप मेढक को सीधा निगल जाता है, चबाता नहीं है निगल गया। तो इंजेशन मतलब खाने का एक तरीका है जिसके थ्रू जो लोग इंजेशन करते हैं वो सीधे फूड को निगल जाते हैं। ऐसा लिया और मुंह में डाल लिया, खत्म, पचाया भी नहीं, चबाया भी नहीं, सीधे अंदर निगल गया। ठीक है, तो स्वेलो या फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे अंदर, ऐसे कहते हैं इंजेशन। डाइजेशन मतलब चबा के खाया, अंदर जाके इनसॉल्युबल फूड को ब्रेक करके सॉल्युबल बना दिया, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल फूड। ईजेशन क्या होता है, ये क्या होता है कि एक्ट ऑफ एक्सक्रीटिंग अनयूजेबल और अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द सेल। अब हमारे यहाँ पे सेल प्रेजेंट है बॉडी में, ऐसे सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऐसे सेल है। इन सेल में कुछ तो ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे सेल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ तो ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ऐसे कुछ तो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है या अनडाइजेस्टेड कोई भी सब्सटेंस रहता होगा सेल के पास, तो उन्हीं मटेरियल्स को बाहर एक्सक्रीट करना, इसे कहते हैं ईजेशन। तो ये दोनों तीनों प्रोसेस हमारे इस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान वाले ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो जो डाइजेशन है वो सैक में होता है, पाउच में। हमारे भी तो पाउच है, स्टमक हमारा पाउच ही है ना। इंजेशन और ईजेशन ये दोनों सेम ओपनिंग से होता है, मतलब कि तुम स्वेलिंग यानी कि निगलोगे भी अंदर, इसी जगह से अंदर यहीं पर डालोगे।
और जब इजेशन मतलब बाहर निकालना यानी एक्सक्रीटिंग ना, एक्सक्रीशन मतलब बाहर बाहर निकालना, पचाया हुआ खाना, तो इजेशन मतलब बाहर निकालोगे तो उसी जगह से निकालोगे। तो अंदर स्वेलो भी उसी जगह से करोगे और बाहर भी उसी जगह से निकालोगे। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? इस बात को एकदम समझ के लो। तो इंजेशन एंड इजेशन, इस बात को एकदम अच्छे से समझ के रखना है। ये क्या है भाई मेरे? ये है एडम्स एप्पल, इसे कहते हैं एडम्स एप्पल। अला मेरे को ज्यादा हो गया यार सारे बॉयज को ये होता है, ऐसा रहता है ना, एडम्स एप्पल है ये ठीक है तो ये सारे बॉयज को होता है, गर्ल्स को नहीं होता। गर्ल्स लोग देखो जरा यहाँ पे, आप ऐसे, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मेरे को है, ठीक है। तो इजेशन, इंजेशन एंड डाइजेशन, तो ये जो रहता है ना, ये तीनों प्रोसेस यहाँ पे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में होते हैं। तो ये हाइड्रा की बातें आपको समझ के रखनी है। तो मैंने आपको सब डिटेल में बता दिया, ठीक है, सब कुछ बचा ही नहीं। लास्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये बढ़िया है, यहां से खाओ और निकालो साइड से ठीक है, मतलब कैसा है ना, पाइप एक ही रहेगी। हमारे में भी तो ऐसा ही यार, देखो हमने यहां से माउथ है मान लो खाया, ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे हमारी इंटेस्टाइन है, और देखो ये एनस से बाहर निकल गया खाना। तो पाइप एक ही रहती है, उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, हमारे बॉडी में भी होता है, ठीक है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब एक ट्यूब से खाओगे और दूसरे ट्यूब से निकालोगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन द ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब खाली जगह है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो खाली जगह है, उस जगह में यहाँ से एक पाइप जाती है। हमारी बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा ही यहाँ पर भी है हमारी बॉडी में। यहाँ से खाया, ये ईसोफेगस से अंदर जाता है। यहाँ पे दो पाइपें होती हैं, एक विंड पाइप, एक खाने वाली पाइप, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। तो अंदर रहती है, ईसोफेगस से जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, और यहाँ पे सीधा, आगे नहीं बताऊंगा ठीक है। तो आगे फिर स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन और फिर एनस, तो वहां से सब खाना बाहर जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ट्यूब से होता है। माउथ एंड एनस, माउथ से खाना, एनस से निकालना, ठीक है। प्रेजेंट ऑन टू सेपरेट एंड, तो खाना माउथ और एनस तुम जानते ही हो कहाँ है ठीक है। तो बिलोंग्स टू एनेलिडा। तो जो एनेलिडा नाम के फाइलम होते हैं ये, और एनेलिडा के बाद के सारे फाइलम, सब में बॉडी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। जैसे कि देखो ये एनेलिडा है, और इसके बाद के आगे के सारे फाइलम, यहां तक नहीं रहेगा, यहां नहीं रहेगा। एनेलिडा और एनेलिडा के बाद के सारे फाइलम, सब लाइन से याद करो अगर करना रहेगा तो एनेलिडा के बाद के सारे फाइलम ट्यूब विद इन ट्यूब को फॉलो करते हैं। क्लियर हो गई बातें मैं जो कह रहा हूं? यस माय डियर फ्रेंड्स, तो इस चीज को समझ के रखो। ये फ्लो चार्ट याद करके आना कल, ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना। फिर ये तो पढ़ के आना, ये पढ़ के आना। कल हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें, इन सारे फाइलम का नाम। फिर हम अगली वीडियो में ये पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ट्रिक जो बताया वही ट्रिक अपनाना है, और इस तरीके से सारी चीजों को अच्छे से गाइस पढ़ना है, ठीक है। तो इन बातों को एकदम ध्यान रखो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो मैंने ट्रिक्स बताई है, इस ट्रिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को बार बार 2 से 3 बार देखना, बहुत मजा आएगा। पहली बार अच्छे से देखो, फिर बढ़ा के देखो, फिर और स्पीड बढ़ा के देखो, सब फटाफट समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखोगे अपने आप सब याद हो जाएगा। मैंने इतना प्यार से पढ़ाया है ना। तो अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।